बच्चों देखिए, आज हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू आप देख पाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कूलम्बिक फोर्स को किस तरह अफेक्ट करता है। और साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है और उस मीडियम की लिक्विड की आपको डेंसिटी पता है तो आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता कर सकते हैं। तो एक तरह से ये इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करने के लिए या डेंसिटी पता करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है तो आप डेंसिटी ऑफ मटेरियल पता कर सकते हैं, या आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास दो स्फेरिकल बॉब है जिनका मास और रेडियस सेम है और दोनों पे सेम चार्ज है, इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज यहाँ बता रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज और साइन वाइज चार्ज सेम है, लाइक चार्ज है। तो दो स्ट्रिंग ली गई है सेम लेंथ की और सेम कॉमन पॉइंट से उनको बांध दिया गया है और दोनों बॉब के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो वो कूलम्बिक फोर्स के कारण रिपेल कर रहे हैं और एयर के अंदर उनका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में 2 अल्फ़ा। मीडियम में डुबोने के बाद, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबोने के बाद भी जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो सेम बना रहता है। तो बताइए डेंसिटी ऑफ बॉब मटेरियल क्या होगी। तो देखिए अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, ये एयर के अंदर दिखाया गया है और ये वाली पिक्चर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है और एक बॉब को दिखाया गया है, दूसरा इससे सेम डिस्टेंस पर इतनी ही दूर यहाँ पर है, ऐसे बंधा हुआ है और ये इधर भी एंगल अल्फ़ा है। तो एक बॉब को आप कंसीडर कीजिए, उसका FBD बनाइए और FBD बनाने का मतलब होता है जिसका FBD बनाया जा रहा है उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं, ना कि वो दूसरों पर जो फोर्स लगा रहा है उन फोर्सेस को दिखाना है। तो बॉब जिसका FBD बन रहा है वो जो फोर्स लगा रहा है उनकी बात नहीं, वो जो फोर्सेस अप्लाई कर पा रहा है उस फोर्सेस को यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। ये जो फोर्स महसूस कर पा रहा है दूसरी बॉडीज़ के कारण वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो फोर्स के लिए अगर आपको फोर्स पता करने है कि ये कौन कौन से महसूस कर पा रहा है या कौन से फोर्सेस पे लग पा रहे हैं, तो आप देखिए कि कौन कौन सी बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट कर पा रही है। तो एक तो ये स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन स्ट्रिंग इसे पुल कर रही है। एक यहाँ पर दूसरा बॉब वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है तो FE1 एयर में जो लगने वाला फोर्स है उसे हमने FE1 कहा। दूसरी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इस पर ग्रेविटेशन पुल लगा पा रही है जो कि इसका वेट है। ठीक है, इस बॉब का जो वेट है वो अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो इस तरह का ये डायग्राम आपको दिख रहा है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इस दौरान आप देख पा रहे हैं कि ये 3 फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम है तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। तो किन्हीं दो का वेक्टर सम करते हैं पहले, FE1 और P का। P यहाँ पर वेट है, W कहना चाहिए था इनको लेकिन चलो P कह रखा है। तो ये जो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग ही होना चाहिए, क्योंकि जो टेंशन है वो तो स्ट्रिंग के अलोंग रहेगी और टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग रहेंगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी स्ट्रिंग के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स बॉब के ऊपर 0 करना है और नेट तभी 0 हो पाएगा जब टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग है तो बाकी दो का रिजल्टेंट भी स्ट्रिंग के अलोंग हो। क्योंकि अगर बाकी दो का रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अलोंग नहीं रहा, मान लो ऐसे हो गया, तो एक तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो जिसमें स्ट्रिंग के अलोंग एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल सकते हो और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप ये दूसरा एक्सिस बोल सकते हो। तो एक ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर रिजल्टेंट मान लो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं आता तो मैं वो कंडीशन आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो हमारे इस रिजल्टेंट का मतलब इन दो का जो रिजल्टेंट है वो ये रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है एरो से, तो उसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक स्ट्रिंग के अलोंग बनेगा। तो मान लो स्ट्रिंग के अलोंग ये कैंसिल कर भी दे लेकिन फिर ये तो कैंसिल नहीं हुआ ना रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, तो टेंशन को कैंसिल करने के बाद भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स ये वाला है, इसका जो ये कंपोनेंट है ये कैंसिल नहीं हो पाया, तो बॉब के ऊपर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ गया, तो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि बॉब के ऊपर नेट फोर्सेज और नेट टॉर्क 0, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो इस पिक्चर में आपको क्या देखना है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए और फिर आप वेक्टर जो है पैरेललोग्राम लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं और हर वेक्टर को ज्योमेट्रिकली आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरो के पास वो लेंथ है और लेंथ क्या है, वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है,
तो आप एक अगर केवल लेंथ को यूज़ करें ऐसे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता नज़र आ रहा है। और यहाँ एंगल अल्फ़ा तो यहाँ भी अल्फ़ा होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही है, तो वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है स्ट्रिंग, तो वर्टिकल वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो उसके साथ रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अलोंग है, तो वो भी अल्फ़ा एंगल ही बनाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर अब आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। मैथ फिजिक्स आपने समझ ली, फोर्सेज आपने पता लगा लिए, कौन कौन सी बॉडी इंटरेक्ट कर रही है इसके साथ, उस इंट्रैक्शन के थ्रू फोर्स पता लगाए जा सकते हैं। और फिर आपने पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प ली और आपने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से आपने कहा कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो tan अल्फ़ा यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका Fe1, एयर में जो फोर्स लग रहा है बटे में P, यानी अब ये केवल एक लेंथ है, ये Fe1 लेंथ तो ये भी उतनी ही है, ये P लेंथ है तो ये भी P लेंथ है, ठीक है। तो ये अब आप केवल वैल्यूज़ बोल सकते हो, तो न्यूटन में जो वैल्यू, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो ये सिंपल एक रेशियो निकल के आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। tan अल्फ़ा हम यहाँ अल्फ़ा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहा गया एंगल ऑफ डाइवर्जेंस सेम रहता है लिक्विड के अंदर भी और एयर में भी। तो tan अल्फ़ा वो फैक्टर है जो एयर में लगने वाले जो फोर्सेज के कारण फोर्सेज हैं और लिक्विड में लगने वाले फोर्सेज, ठीक है, उनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं tan अल्फ़ा की हेल्प से, ठीक है। तरीके और भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान मेरे को लगता है। तो आप यहाँ पे इसकी हेल्प लीजिए। तो जब भी इक्विलिब्रियम में हो आपका इस तरह से बॉब, तो आप लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, फोर्स का हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है और ये वर्टिकल, इन दोनों में 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है इक्विलिब्रियम के दौरान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो Fe1 और बाय में क्या आ गया P, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बाय में वर्टिकल आपका आ गया। अब लिक्विड के अंदर चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के अंदर। डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में आए तो अब हम क्या करते हैं, फिर से कितने फोर्सेज है, कितने बॉडी इंटरेक्ट कर पा रही है बॉब के साथ लिक्विड के अंदर, तो एक बॉडी और बढ़ गई लिक्विड, वो 3 बॉडी तो अभी भी है, बॉब तो अभी भी है यहाँ पर, तो वो इसको रिपेल कर रहा है कूलम्बिक फोर्स से। अर्थ इसे अभी भी पुल कर रही है, स्ट्रिंग इसे अभी भी खींच रही है। हाँ, अब जो टेंशन है वो बदल चुकी है, यहाँ जो टेंशन है वो अलग थी और अब जो लिक्विड के अंदर टेंशन है वो अलग हो चुकी है। फोर्स भी बदल चुका है, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स के लिए ये कंडीशन है कि जब तक 2 चार्जेस आपके पास और उनके बीच का सेपरेशन सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, और फिर आप उन्हें लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो जो फोर्स होगा ना लिक्विड के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिसको E2 कहा गया है यहाँ पे, तो इन्हीं दोनों में चुटकी बजाओ और लिक्विड को गायब कर दो। अब ये हवा में आ गए, तो हवा में जो फोर्स लगेगा उसका 1/k टाइम्स। तो लिक्विड, ये तो हवा वाला फोर्स है जो लग रहा है, हवा में ज़्यादा लग रहा है, उतनी सेम सेपरेशन पे वही 2 चार्जेस है, लेकिन अब लिक्विड के अंदर है तो फोर्स घट जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, फोर्स को अफेक्ट करता है, फोर्स को घटा देता है, क्योंकि K की वैल्यू आमतौर पे आप जो भी पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है, वो 1 से बड़ी ही होगी। ओके, तो अब आपको यहाँ पर भी ये देखिए बर्न फोर्स और लगेगा, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस तो सेम रहता है लिक्विड के अंदर भी। ये फोर्स घट चुका है, ठीक है, टेंशन भी वैसे घट चुकी है, मैं आपको बता दूँ, और ये फोर्स भी घट गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ही हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan अल्फ़ा को हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड बाय वर्टिकल। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केवल इसके वर्टिकल वाले को हम किसी और का कंपोनेंट बाद में लेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं कितना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, वर्टिकल में जो भी 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, जो रियल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट की बात नहीं चल रही है, तो ये रियल है, रियल में लिक्विड ने लगाया, ये रियल है, रियल में अर्थ ने लगाया है, तो अर्थ के फोर्स में से माइनस कर देते हैं आपके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो P माइनस FB। तो अब नया डायग्राम ऐसा हो गया है, लेकिन फिर से वही बात, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो फिर से आपका इस P माइनस FB और Fe2 का जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रिंग के अलोंग काम करेगा, स्ट्रिंग के अलोंग काम करेगा, क्योंकि टेंशन जो फोर्स है उसे कैंसिल आउट करना है, उसे काउंटर बैलेंस करना है। तो काउंटर बैलेंस तब होगा जब स्ट्रिंग के अलोंग काम करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और ऐसा करने के बाद अब आपको फिर से राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो जिसमें वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये स्ट्रेंथ है उस ट्रायंगल की, ये लेंथ है, और हॉरिजॉन्टल ये लेंथ है, तो ऐसा ट्रायंगल हमें मिल गया। तो ये लेंथ तो है P माइनस
एफ बी और ये लेंथ है एफ ई टू। अब आप लगा दो फिर से जल्दी से टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा दोनों का सेम है तो एफ ई वन बाय में पी इज इक्वल टू एफ ई टू बाय में पी माइनस एफ बी। भाई सेम डायग्राम मिल गया हमें तो ये, ठीक है, सेम टेन अल्फ़ा दे ही रखा है, लगा दिया। और ये अब हमें पता है ये क्या है, ये एफ ई टू से के टाइम्स होता है ये वाला, या ये वाला एफ ई वन का वन बाय के टाइम्स होता है। तो आप इसमें से एफ ई वन बाय पी एफ ई टू बाय पी माइनस एफ बी बॉइंट फोर्स, और अब मैं इसे लिख रहा हूँ, इसे क्या लिख रहा हूँ, के टाइम्स ऑफ एफ ई टू बाय में पी। पी क्या है, वेट ऑफ द बॉब जो कि एम जी है। एम क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब को इन्होंने रो बोला है, वॉल्यूम ऑफ बॉब, और जी इज इक्वल टू एफ ई टू फिर से पी, पी तो यही होगा रो वी जी, माइनस में बॉइंट फोर्स, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास इनटू में जी, उसका मास क्या होगा, फ्लूइड की डेंसिटी, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, जितना बॉब का वॉल्यूम वही होगा, बॉब नहीं तो डिस्प्लेस किया उस फ्लूइड को। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, वॉल्यूम जो कि बॉब का, और जी, तो वी रो जी थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा भाई बच्चों, कॉमन आके एफ ई टू कैंसिल आउट, तो के बाय रो इज इक्वल टू वन बाय रो माइनस रो नॉट, ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, के बाय रो इज इक्वल टू वन बाय रो माइनस रो नॉट। तो देखिए अब आपको अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ढूंढ दिया। अब आपको ये पता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो आपने रो को ढूंढ दिया। तो आप इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर रो आपको पता करना था तो रो क्या आ जाएगा आपका, तो रो आ जाएगा आपका, रो नोट यहाँ पे दिया गया है ये, तो यही लिखिए आप, और यहाँ के ई दिया गया है तो के ई लिखिए आप यहाँ पर, और के ई माइनस वन। तो ये फॉर्मूला आ गया आएगी डेंसिटी ऑफ बॉब, बॉब की डेंसिटी आपने पता कर दी। या सिंपली आप याद रख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो फॉर्मूला आपका बनेगा डेंसिटी ऑफ बॉब या बॉडी जो भी सबमर्ज्ड है बाय में डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, सॉरी ये यहाँ देखिए ऊपर जो हमने ड्राइव किया है उसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी था यहाँ पहले, और माइनस में डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो अगर याद रख सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आपको दे दें, डेंसिटी लिक्विड की कुछ बता दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि 1 से बड़ा है कुछ नंबर बता दें, मान लो 3 4 कुछ भी 8 10 कुछ भी बताया जा सकता है, डेंसिटी लिक्विड की भी कुछ भी बताई जा सकती है, केजी पर मीटर क्यूब में पानी की 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो सकती है, तो उससे कम या ज़्यादा भी कोई हो सकती है। तो डेंसिटी ऑफ बॉब निकाली, तो आप ये वैल्यूज़ पुट करो इसमें फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।